बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था। हमने पहले की वीडियो में बात की थी कि विटलसी नामक जो विद्वान थे उन विद्वानों ने 5 आधार लेकर संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो उसी में से विटलसी का एक कृषि प्रदेश जो है वो है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस राइस प्रोड्यूसिंग रीजन कहा जाता है। अब जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, इसकी चावल प्रधान की मतलब वहां पर कौन सी फसल प्रधान होगी? चावल की फसल प्रधान होगी। गहन मतलब अब यहाँ पर चावल का उत्पादन तो होगा, लेकिन चावल का उत्पादन भी कैसे होगा? एक होती है विस्तृत कृषि और एक होती है गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दूं बच्चों कि जहां पर भूमि तो कम होती है लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, प्रति एकड़ उपज जो आती है प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा होती है। भूमि कम है लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन या उपज जो हमें प्राप्त होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसी कृषि गहन कृषि कहलाती है। और इसके विपरीत विस्तृत कृषि क्या होती है कि जहां पर भूमि बहुत ज्यादा है लेकिन भूमि के अनुरूप प्रति एकड़ जो उत्पादन हो रहा है वह कम है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था की। तो मैं एक एक शब्द आपको डिस्क्राइब करना चाह रही हूं। यहाँ पर चावल प्रधान का मतलब कि ऐसी कृषि प्रदेश जहां पर कौन सी फसल प्रधान रूप से बोई जाएगी? चावल की फसल प्रधान होगी, अन्य फसलें गौण होगी। दूसरा, जो फसल उत्पादित की जाएगी चावल की वो भी किस रूप में की जाएगी? गहन कृषि के रूप में की जाएगी। और तीसरा, जीविकोपार्जन वर्ड भी इसमें लगा हुआ है। जीविकोपार्जन मतलब कि फसल का जो उत्पादन होगा केवल वो जीवन का निर्वाह करने के लिए होगा। फसलों का उत्पादन यानी चावल का उत्पादन व्यापार के लिए नहीं होगा। तो ऐसे कृषि प्रदेशों की आज हम बात कर रहे हैं। तो विटलसी ने इस कृषि प्रदेश का नाम रखा है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था। अब इस कृषि व्यवस्था की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं। विश्व के गहन चावल उत्पादक भागों में वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचा बना रहता है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो भी 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है। भौगोलिक दशाओं की उपयुक्तता के कारण ही वर्ष में 3 बार तक चावल की कृषि होती है तथा चावल की इस कृषि व्यवस्था को सावाहा कहा जाता है। आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ पर भी फसलें 3 होती हैं। एक साल में हम 3 फसलें बोते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था होगी वहाँ भी साल में 3 बार फसलें ली जाएंगी, लेकिन वो तीनों बार कौन सी फसलों का उत्पादन करेंगे? केवल चावल और चावल का ही उत्पादन करेंगे। तो इस कृषि व्यवस्था को ये लोग सावाहा कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सावा किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि चावल प्रधान गहन कृषि प्रदेशों में जहां पर वर्ष में 3 बार चावल की कृषि की जाती है उस कृषि व्यवस्था को हम सावा के नाम से जानते हैं। यह कृषि व्यवस्था जहां पर साल भर ऊंचा तापमान रहता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर होती है। फिर आएगा क्षेत्र की ये कृषि कहाँ पर होती है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के अधिकांश प्रदेशों में की जाती है। इन क्षेत्रों में एक विशेषीकरण मिलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन तथा बांग्लादेश में चावल की फसल का प्रमुख स्थान रहता है। अब मुख्य रूप से मानसून एशिया में ये कृषि की जाती है ना। अब उसके बाद आता है मानसून एशिया में विश्व का 92% चावल का उत्पादन होता है ना। संपूर्ण विश्व के चावल का 92% केवल और केवल मानसून एशिया में होता है, जिसमें से चीन करता है 30%, भारत करता है 21%, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर करते हैं 10%, जापान करता है 8% और इंडोनेशिया करता है 6%। तो ये सब मिलकर संपूर्ण विश्व का 92% उत्पादित करते हैं। उपयुक्त सभी देशों में चावल की कृषि डेल्टाई भागों में, बाढ़ के मैदानों में, सीढ़ीदार तथा निम्नवर्ती भागों में की जाती है। मुख्य चावल उत्पादित भागों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीमांग, सिक्यांग, यांगटिक सियांग के निचले मैदानी एवं डेल्टाई भाग हैं। तो अब आपको समझ में आया कि उपयुक्त सभी
देशों में चावल की जो कृषि की जाती है वो या तो डेल्टाई भागों में की जाएगी, या बाढ़ के मैदानों में की जाएगी, या पठारी क्षेत्रों से सीढ़ीदार खेती की जाएगी, है ना। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, हाँ मतलब, और मुख्य रूप से चावल उत्पादित भागों में अगर हम बात करें, सॉरी भारत की नहीं, मुख्य चावल उत्पादित भागों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मिमांग, सिक्यांग, यांटिक सिक्यांग के निचले मैदानी जो भाग है, डेल्टाई भाग है, वहां पर ये कृषि की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के वही देश जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है, चावल का उत्पादन होता है। इस प्रकार चावल उत्पादक क्षेत्र एवं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मतलब जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर चावल की ये वाली कृषि की जाएगी। इस कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? यह कृषि पद्धति मूलतः जीवन निर्वाह है, अतः संपूर्ण उत्पादन खाद्यान्नों के रूप में होता है। आर्द्र भागों में चावल तथा शुष्क भागों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उत्पादित होते हैं। मतलब पूर्णतः ये कृषि किसके लिए की जा रही है? जीवन का निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए की जा रही है। व्यापारिक स्तर पर यह कृषि नहीं की जाती है। जहाँ जलवायु आर्द्र है वहाँ चावल होगा, जहाँ शुष्क है वहाँ पर जौ, ज्वार, बाजरा उत्पादित होगा। इसी प्रकार इस कृषि व्यवस्था में पशुपालन का स्थान गौण होता है। पशुओं को बहुत कम पाला जाता है और पशुओं से दूध प्राप्त किया जाता है। पशुओं का उपयोग खेतों में हल चलाने, भार ढोने के लिए भी किया जाता है। फसलों से धान प्राप्त करने हेतु भूसा व डंठल निकालने के लिए भी पशुओं को पाला जाता है। उनके लिए कोई फर्म नहीं होता है तथा गोबर का उपयोग ईंधन खाद के रूप में किया जाता है। मतलब इस कृषि व्यवस्था में पशु भी पाले जाते हैं, लेकिन पशुओं को केवल किसके लिए? दूध, मांस आदि देने के लिए या फिर खेती के काम में लेने के लिए पाला जाता है, और उनके गोबर को ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। इस कृषि व्यवस्था में मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है तथा मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है तथा इसमें कम पूंजी में अधिकतम उत्पादन ही कृषक का लक्ष्य होता है कि कम से कम पूंजी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त हो। मशीनें कम काम में ली जाएंगी और मानव श्रम ही अधिक काम में लिया जाएगा। गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अधिक आबादी के कारण भूमि पर भार अधिक होता है। जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर क्या होता है कि गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता महत्वपूर्ण है ना। अधिक आबादी के कारण भूमि पर भार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भूमि पर, लैंड पर क्या होगा? उनका भार बहुत ज़्यादा होगा। सघन जनसंख्या के कारण इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का निर्यात संभव नहीं हो पाता। प्राय अनेक देशों को खाद्यान्न का आयात करना ही पड़ता है। अब पॉपुलेशन चूंकि डेंस है तो ये निर्यात तो कर ही नहीं सकते अपनी कृषि का, बल्कि इनको जो क्या करना पड़ता है? खाद्यान्नों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अनेक देश में तो 3/4 जनसंख्या के कृषि में संलग्न होने पर भी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं होती। अब चूंकि ये कृषि जिन क्षेत्रों में की जा रही है वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण जितना भी उत्पादन होता है वो यहीं खप जाता है। निर्यात तो ये कर ही नहीं सकते, बल्कि फिर भी इन देशों को खाद्यान्न फसलों को आयात ही करना पड़ता है। और किसी किसी देश की स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ की 70% पॉपुलेशन कृषि कार्य में संलग्न है, फिर भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है? आज की तारीख में भी वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं हुए, बल्कि फसलों का उन्हें आयात करना ही पड़ता है। अब जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे क्षेत्रों में, और जनसंख्या के कारण भूमि पर लगातार जनभार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भरण पोषण क्या होता जा रहा है? जनसंख्या का कठिन होता जा रहा है इन क्षेत्रों में। परिवार में भूमि के बंटवारों के कारण परिवार जो है वो एकल होते जा रहे हैं, तो भूमि का बंटवारा होता जा रहा है। इसके कारण खेतों की खेत जो है उनका आकार कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, और खेत भी जो है ये अनार्थिक सिद्ध होने लगते हैं। कृषक की अशिक्षा और सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण वे किसी नई पीढ़ी को अपनाने को तैयार ही नहीं होते हैं, नई पद्धति को अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी अपनाए तो भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ये तो पुरानी ही तकनीकी के आधार पर पुरानी ही पद्धति को फॉलो करके उत्पादन करते हैं, जिससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है। सिंचाई के साधनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है कृषि पिछड़ेपन के कारण। परिवहन एवं शक्ति के साधनों का भी अभाव पाया जाता है इस कृषि व्यवस्था में। नेक्स्ट है एक और लास्ट कि कृषक निर्धन होते हैं तथा उनकी आर्थिक दशा दयनीय होती है। कि इस कृषि व्यवस्था में क्या होता है कि कृषक दयनीय होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही क्या होती है? दयनीय होती है। तो ये हमने आज जो टॉपिक देखा वो था चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था। कि चावल जो है वो प्रधान रूप से फसल होगी, लेकिन उस चावल का उत्पादन गहन रूप से किया जाएगा, और चावल की ये जो कृषि की जाएगी वो जीवन
निर्वाह के लिए या जीविकोपार्जन के लिए की जाएगी। तो ये बिटलसी का एक और कृषि प्रदेश था, जो उसने 13 कृषि प्रदेश दिए थे, उसमें से एक ये कृषि प्रदेश है। इसकी विशेषताएं मैंने आपको अच्छे से समझा दी, इसके क्षेत्र मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ होती है, और भौगोलिक दशाएं उस स्थान की क्या है जहाँ पर ये कृषि की जाती है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भारत में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये कृषि व्यवस्था, और जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन सभी क्षेत्रों में भारत में भी ये कृषि की जाती है।